ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम पहले 3 मेथड देख चुके हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इनमें तीनों में से जो बेस्ट मेथड थी वो थी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोदी मेथड और यूवी मेथड भी इसे बोलते हैं। तो जो वोगल्स से भी जो हमें मेथड से भी जो हमें सॉल्यूशन मिलता था वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होता था, बट उतना एक्यूरेट नहीं होता था, या एक्यूरेसी उसकी थोड़ी बहुत कम थी। उस सॉल्यूशन को और बेहतर बनाने के लिए या एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाने के लिए यूवी मेथड का हम यूज़ करेंगे। यूवी मेथड से या मोदी मेथड से जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा बिल्कुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो यूवी मेथड की जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं और एग्जांपल को भी उसके एक एक स्टेप से समझते जाते हैं। तो मोदी मेथड जो है वो मोदी मेथड एग्जामिन ईच अनऑक्यूपाइड सेल to determine whether making an allocation in it reduce the total transportation cost, and then repeat this procedure until the lowest possible transportation cost is obtained. The various steps involved in Modi method for performing optimality test are given below. तो मोदी मेथड में अब मोदी मेथड काम कैसे करती है, क्योंकि अलोकेशन तो हम कर चुके थे, कॉस्ट हम निकाल चुके थे वोगल से भी, और उसमें ही हमको करेक्शंस करने हैं और बेहतर सॉल्यूशन लाना है। तो मोदी मेथड क्या करती है कि जो अनऑक्यूपाइड सेल है जिस पे अलोकेशंस नहीं हुए थे, उन सेलों में से कोई एक ऐसी सेल ढूंढती है जिससे कि हम ऑक्यूपाइड सेल से उसको रिप्लेस कर देते हैं और हमारा सॉल्यूशन पहले से और ज़्यादा ऑप्टिमल या बेहतर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो जो स्टेप नंबर फर्स्ट है मोदी मेथड की वो है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय यूजिंग एनी ऑफ द 3 मेथड डिस्कस्ड अबव हैविंग m+n-1 एलोकेशन इन द इंडिपेंडेंट पोजीशन। मतलब कि हमें क्या करना है कि जो तीनों मेथड हमने यूज़ करी थी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या लीस्ट कॉस्ट मेथड या वोगल्स मेथड, उन तीनों में से किसी एक मेथड का यूज़ करते हुए हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो अलोकेशन होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, m+n-1। m+n आपका रो प्लस कॉलम का समेशन है और उसमें से -1 करेंगे तो जो हमारा एलोकेशन होंगे वो इतने एलोकेशंस होने चाहिए। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक एक स्टेप को एक एग्जांपल लिया और उसकी एक एक स्टेप जो मेथड की है वो फॉलो करते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए बोल रहा है कि हमें तो सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेना है, और तीनों मेथड में से किसी एक का यूज़ करते हुए, तो हम वोगल मेथड सबसे बेस्ट होती है तो हम उसी का यूज़ करेंगे, वैम का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ़ जो टोटल नंबर ऑफ़ डिमांड है और टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई है वो इक्वल है। तो यस, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ डिमांड का है और जो टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई है वो 43 है, दोनों इक्वल है। तो हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है और इसको हम फिजिबल सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम मेथड का यूज़ किया है। वैम मेथड का यही वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, जिसमें हमने यही क्वेश्चन को वैम मेथड से सॉल्व किया था, जहाँ हम पेनल्टीज़ वगैरह लेते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन को आप वहाँ से भी देख सकते हो, आपको सीधे सॉल्व करना है और ये फाइनल एक आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम करते हैं कि जो भी अलोकेशन हुए हैं कॉस्ट पे उनको मल्टीप्लाई करके और समेशन करते जाते हैं। जैसे 17 × 6 + 18 × 3 + 23 × 4 ये छूट गया था, + 13 × 11 + 27 × 7 12 × 8। दैट मीन्स आपको इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा था, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, 796 मिल रहा था। ठीक है, अब इससे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई द टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी बाय मोदी मेथड। क्या ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ही, या इसमें कुछ और करेक्शन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी यूज़ कर रहे हैं कि यही सॉल्यूशन क्या बेस्ट सॉल्यूशन है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं m+n-1, मतलब नंबर ऑफ़ रो प्लस नंबर ऑफ़ कॉलम -1। तो नंबर ऑफ़ रो जो गिवन मैट्रिक्स है आपका, उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो 3 थी और कॉलम जो थे वो 4 थे।
नंबर ऑफ़ रोज़ जो है गिवन क्वेश्चन में वो 3 है और कॉलम जो है वो 4 है। ठीक है, तो 3 + 4 7 -1 दैट मीन्स कि हमें जो मिलेगा m + n - 1 वो 6 मिलेंगे। क्या हमारे अलोकेशंस भी 6 है, वो भी हम देख लेते हैं कि जो हमने अलोकेशंस किए हैं सेल्स पे वो 6 ही है क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो टोटल अलोकेशंस हैं वो भी यहाँ पर 6 है। एक फर्स्ट रो में है, फिर सेकंड रो में कितने हैं 3 और थर्ड रो में है 2। तो दैट मीन्स की जो टोटल एलोकेशंस है वो है 1 2 3 4 5 6 है और हमारा m + m - 1 भी 6 आया है। The initial solution obtained is non-degenerate and thus the test of optimality can be performed by Modi method। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम मोदी मेथड अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है। और अगर जो अलोकेशंस है वो लेस देन हो जाते हैं m + n - 1 के, तो हम उसको मोदी मेथड से नहीं करेंगे, वो डिजेनरेट सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले उसको आप ठीक किसी मेथड का यूज़ करते हुए उसको पहले सॉल्यूशन निकालोगे, उसके बाद ही आप कोई और दूसरी मोदी मेथड वगैरह अप्लाई कर सकते हो। जो सेकेंड स्टेप है वो ये है, चेक द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इफ़ द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल आर इक्वल टू m + n - 1 इंडिपेंडेंट पोजीशन देन ऑप्टिमल टेस्ट कैन बी परफॉर्म। तो ऑप्टिमल टेस्ट यहाँ क्लियरली लिखा है कब परफॉर्म होगा, जब ऑक्यूपाइड सेल है। अभी हमारे पास 6 आई है और m + n - 1 दैट मीन्स की रो प्लस कॉलम का समीशन -1 वो भी ऑक्यूपाइड सेल के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ही हमारे इस केस में 6 आया, तो हम यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द number of occupied cell are less than m + n - 1 then there exists dangerency we introduce a new small plus v assignment epsilon in the suitable independent position so that the number of occupied cell is exactly equal to m + n - 1। और अगर इस तरह का नहीं हो पाता है कि जो ऑक्यूपाइड सेल है वो लेस देन हो जाती है m + n - 1 के, तो वहाँ वो एक दूसरा केस है। इसे हम नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि वहाँ एप्सिलॉन ऐड करते हैं और उसके बाद उस सॉल्यूशन को उस सॉल्यूशन को ठीक करने के बाद फिर हम यहाँ पर मोदी मेथड को अप्लाई कर पाते हैं। स्टेप नंबर जो थर्ड है वो ये है, सेटअप द कोस्ट मैट्रिक्स कंटेनिंग द कोस्ट एसोसिएटेड विद द सेल फॉर विच एलोकेशन हैव बीन मेड। तो जो नेक्स्ट जो स्टेप लिखी थी वो हमने यहाँ परफॉर्म की है। क्या लिखी थी वो स्टेप नेक्स्ट, सेटअप द कोस्ट मैट्रिक्स। कोस्ट मैट्रिक्स एक सेटअप करना था कंटेनिंग द कोस्ट एसोसिएटेड विद द सेल्स फॉर विच एलोकेशन हैव बी मेड। इसका मतलब ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ उन्हीं सेल को लेना है जहाँ पर कि अभी हमारे सॉल्यूशन में एलोकेशंस आया था। तो जो हमारे एलोकेशंस थे वो फर्स्ट रो में लास्ट कॉलम पे थे और वो क्या था 13। तो हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट रो में लास्ट कॉलम पे एलोकेशन जो था वो 13 था, मतलब कोस्ट जो था वो 13 था वो लिखेंगे। अब सेकंड रो की बात करें तो यहाँ फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे एलोकेशन है, तो हमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कोस्ट को लेना है 17 18 एंड 23। तो मैंने लिया है 17 18 एंड 23। उसके बाद आपको क्या करना है, एलोकेशन जो लास्ट वाली रो है उसमें सेकंड और थर्ड कॉलम पे है, तो सेकंड और थर्ड दैट मीन्स की 27 एंड 18। तो 27 और 18 यहाँ मैंने लिख लिया है। इसके बाद है इंटर द सेट ऑफ नंबर वी जे जे इक्वल टू 1 2 3 एंड अक्रॉस द बॉटम और टॉप फॉर ईच कॉलम एंड सेट द नंबर यू आईज अक्रॉस द राइट on the top for each row of the cost matrix such that their sum is equal to the cost enter in step third Cij is equal to Ui plus Vj। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ जो रोज़ है उनको नेमिंग देनी है U1 U2 U3, मतलब आपको रोज़ को नेमिंग देनी है U1 U2 U3 U4 के नाम से। तो यहाँ U4 नहीं है 3 तक है, और जो कॉलम है उनको आपको क्या नाम देना है V1 V2 V3 V4। इसके बाद आपको इस तरह से इसको लिखना है Cij इज इक्वल टू UI प्लस Vj। ठीक है, तो ये कैसे लिखा है ये भी देख लेते हैं। U2 और V1 इज इक्वल टू 17। तो U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 17 ही क्यों लिखा है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। U2 17 कहाँ था, 17 था आपका U2 वाला रो
और V1 वाला कॉलम, तो इसको आपको क्या लिखना है, U2 प्लस V1 इज इक्वल टू 17। अगर हम 18 की बात करते हैं तो 18 को कैसे लिखेंगे, सेकेंड वाला रो और सेकेंड वाला कॉलम, दैट मीन्स कि U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 18। देखिए इसके बाद में 23 है तो उसको कैसे लिखेंगे, ये सेकेंड वाला आपका रो है और लास्ट वाला आपका कॉलम है, दैट मीन्स कि U2 प्लस V4, तो U2 प्लस V4। इसी तरह से जितने भी आपके यहाँ पर कॉस्ट लिखी है उनके लिए आपको U1 प्लस U2 के फॉर्म में या UI प्लस VJ के फॉर्म में आपको लिखना है, तो हम सारे ये लिख लेंगे। अब ये बन गया आपका इक्वेशन A। इसके बाद जो आपको स्टेप है वो ये है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ UI एंड VJ इन द ईच रो एंड ईच कॉलम। ठीक है, ये अभी हमने कर लिया, कंप्यूट करना है इसे, बिकॉज द नंबर ऑफ अननोन UI एंड VJ आर m+n। तो UI और VJ जो होंगे टोटल वो क्या होंगे, m+n होंगे। वी कैन असाइन एन आर्बिटरी वैल्यू 0 to 1 ऑफ द UI और VJ विदाउट वायोलेटिंग द इक्वेशंस एंड दैट इज़ द सम, दैट इज सेट सम UI इक्वल टू 0 और VJ इक्वल टू 0। मतलब हमारा जो ये सेट बना है इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब कि हमें सारी UI और VI की सारी की सारी U और V's की वैल्यू हमें पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, या तो किसी UI को या फिर किसी VJ को आप क्या करोगे, 0 के इक्वेट कर दोगे। तो वो यही लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन द अबव इक्वेशन वी हैव 7 अननोन वेरिएबल्स। आपके पास 7 अननोन वेरिएबल्स है। देखो एक U2 है 1, फिर U1 है 2, U3 है 3, ठीक है, फिर V1 V2 V3 V4, टोटल जो आपके अननोन वेरिएबल्स है वो कितने हैं, 7। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अननोन वेरिएबल जो होते हैं m+n होते हैं। तो रो प्लस कॉलम, दैट मीन्स कि आपके टोटल अननोन जो वेरिएबल है वो है 7। ओके, इन द अबव इक्वेशन वी हैव द 7 अननोन वेरिएबल एंड 6 इक्वेशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो 6 है। ओके, 6 इक्वेशन ऑब्टेन द सॉल्यूशन, वन ऑफ द वेरिएबल UI एंड VJ असाइन आर्बिटरी वैल्यू टू 0। तो हम दोनों में से किसी भी U या किसी भी V को आप 0 के इक्वेट करोगे। तो आप किसको करोगे, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा इन इक्वेशंस में यूज़ हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो U2 है 1 2 3 बार यहाँ यूज़ हुआ है, बाकी U1 एक बार यूज़ हुआ है, U3 2 बार यूज़ हुआ है, V1 एक बार यूज़ हुआ है, V2 2 बार यूज़ हुआ है, V4 2 बार और V3 1। मतलब U2 जो है सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, तो हम U2 को क्या करेंगे, 0 के पे सेट कर देंगे। तो 0 पे सेट करेंगे तो हमारा V1 निकल जाएगा। ठीक है, फिर U2 को 0 पे सेट करेंगे तो V2 आपका 18 निकल जाएगा। U2 को 0 पे सेट करेंगे तो V4 आपका 23 निकल जाएगा। ठीक है, अब U1 और V4, तो U1 हमें नहीं पता है, लेकिन V4 यहाँ 23 आ चुका था, तो यहाँ 23 पुट करेंगे तो U1 निकल जाएगा। इसके बाद में U3 हमें नहीं पता, लेकिन V2 हमें पता था, 18 आ गया यहाँ जब U2 को 0 रखा था, तो 27 आ जाएगा। इसी तरह U3 अब 27 आ चुका है, तो यहाँ 27 रख देंगे और V3 आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे वैल्यू आपको निकालना है। अब क्या है, कंप्यूट UI एंड VJ फॉर ऑल द अनऑक्यूपाइड और एम्प्टी सेल, दैट इज़ द सम ऑफ UI एंड VJ ईच अनऑक्यूपाइड सेल। इसका मतलब ये है, ये जो आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड की है ना, अब इसको आपको मैट्रिक्स में जो आपका था U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 वहाँ आपको रखना भी है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ सारी वैल्यू रखना है। U1 की कितनी आई है, U2 की, U3 की, V1 की, V2 की, V3 की, V4 की, ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रखना है। ये जो हमारा मैट्रिक्स बना था उसी में ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू रखना है, और ये सारे जो कॉस्ट है उसको एज इट इज़ ही यहाँ पर रहने देना है। अब इसके बाद ये वाली स्टेप हमने देखी कि UI और VJ को आपको क्या करना है, प्लस करना है, और फिर फॉर ऑल द अनऑक्यूपाइड और एम्प्टी सेल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ खाली सेल्स बची हुई है, अनऑक्यूपाइड सेल है, वहाँ पर आपको इनके समेशन लिखना है। तो अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें तो वो खाली है, और फर्स्ट सेल मतलब क्या होता है, V1 प्लस U1, तो V1 प्लस U1 दैट मीन्स कि 7। सेकेंड सेल भी खाली है, ये सेकेंड सेल क्या है, V2 और U1, तो V2 और U1 का समेशन लिखेंगे। थर्ड सेल भी खाली है V3, ये V3, और फर्स्ट आपका क्या है
रो है, तो 9 माइनस 10 वो आप यहाँ लिखोगे। ये आपकी सेल भरी हुई है तो इसको आप डैश लगा दोगे। ये सेल भरा हुआ है, ये सेल भरा हुआ है, इसको डैश लगा दोगे। फिल है ये सेल और ये सेल खाली है, तो ये सेल कौन सा है आपका? कॉलम नंबर 3 मतलब V3 और सेकंड रो, तो 9 + 0 9। फिर ये सेल आपका फिल है, फिर ये खाली है, तो फर्स्ट और लास्ट दैट मीन्स कि V1 और U3 का समीशन। फिर ये दोनों सेल खाली है, इसको आपको हटा देना है। और ये लास्ट वाली जो सेल है वो भी आपकी सॉरी, ये दोनों सेल आपकी फिल थी तो यहाँ नहीं लिखना है, और ये सेल आपकी जो थी वो एम्प्टी थी, तो यहाँ पर हम इसका समीशन लिखेंगे U4 और V3 का, वो होगा आपका 32। इतना सेल बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है नेट इवैल्यूएशन डेल आई जे। अब डेल आई जे है क्या? CIJ माइनस UI प्लस VJ, और आपको कहाँ लिखना है उसे? अनऑक्यूपाइड सेल में, ठीक है। मतलब कि ये है कि आपने UI और VJ जो है समेशन, उसका मैट्रिक्स बना लिया है। अब आपको क्या करना है, जो CJ है मतलब जो आपका मेन गिवन मैट्रिक्स था उसमें से आपको ये माइनस करते जाना है और लिखते जाना है। तो आपका जो मैट्रिक्स था उससे माइनस करते जाना है। तो फर्स्ट में 7 है, तो 21 माइनस 7 सॉरी ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ फिल करे हुए एलिमेंट है उसको ओरिजिनल वाले से माइनस करके लिखना है। दैट मीन्स कि 21 माइनस 7, यहाँ लिखा है 14। अब 8 सेकंड वाले पे 16 माइनस 8 दैट मीन्स कि 8। फिर है 25 माइनस माइनस 1 दैट मीन्स कि आ गया 26। इसी तरह यहाँ 9 है, कहाँ पर है? ये थर्ड कॉलम में। तो 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। इसी तरह ये दोनों भी पॉइंट लिखना है, 26 है यहाँ फर्स्ट में। तो 32 माइनस 26 दैट मीन्स कि 6। एंड जो लास्ट है, लास्ट 41 है, 41 माइनस 32 इज इक्वल टू 9। तो ये हमने क्या किया है सब, जितने भी सेल्स यहाँ थे उसको गिवन जो मैट्रिक्स है उसमें से माइनस करके लिख दिया है। तो ये जो बना है, ये क्या बना है आपका? डेल आई जे। तो आपको डेल आई जे क्या करना है, जो CIJ आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें से आपको माइनस करना है जो UI प्लस VJ वाला मैट्रिक्स बनाया है उसको। तो ये आपका बन गया डेल आई जे। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप वो है कि चेक द सेट ऑफ ईच नेट इवैल्यूएशन कॉस्ट डेल आई जे। इफ़ all the del ij is either positive or 0, then current basic initial feasible solution is optimal. On the other hand, if one or more del ij value is negative, then the given initial solution is not an optimal solution, and we proceed further for the improving solution to obtain the optimal one. दैट मीन्स आपको सारे डेल जे अगर आपके पॉजिटिव आ गए हैं और ज़ीरो आ गए हैं, तो जो हमारा फर्स्ट बार में ही इनिशियल सॉल्यूशन आया था वोगल्स मेथड से या जिस भी मेथड से आपसे सॉल्व किया था, वही आपका क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर टेबल में जब देखते हैं हमारी सारी जो डेल जे है वो तो पॉजिटिव आ चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हमारा जो मेन पहले सॉल्यूशन आया था फर्स्ट बार में ही वोगल्स वाले से, वही आपका क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो 726 हमारा आया था, तो यही आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो गिवन मैट्रिक्स के लिए। और अगर यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव आ जाता वैल्यू, तो हम फिर आगे की स्टेप्स की तरफ बढ़ते। तो उसे हम नेक्स्ट स्टेप में समझते कि आगे की स्टेप्स की तरफ अगर कैसे बढ़ेंगे अगर डेल आई जे वाला मैट्रिक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो।